नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरसी सेंटर में आयोजित ईद मिलन समारोह और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में वक्फ संशोधन बिल को लेकर गहरी चिंता जताई गई और इसे संविधान विरोधी बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर तिवारी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल कोई कानून नहीं बल्कि काला कानून है। हम गांधी और अंबेडकर के संविधान वाले देश में रहते हैं और इसी संविधान के दायरे में रहकर विरोध दर्ज करवाएंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर खान खान ने कहा, हम रहे या ना रहे लेकिन वक्फ बोर्ड जरूर रहेगा। ये हमारी विरासत है जिसे हम बचा कर रखेंगे। समारोह में अधिवक्ता समुदाय, समाज सेवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल ईद मिलन और सम्मान था बल्कि एकजुटता के साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेना भी था। से एक ईद मिलन समारोह और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीनियर एडवोकेट शाहिद हसन हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले हम आपको ईद की बधाई देना चाहेंगे। और आज अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह भी किया गया और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 विधेयक है, उसको लेकर भी पूरे देश भर के अंदर एक माहौल सा क्रिएट हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज जो है दी बार एसोसिएशन वक्फ की ओर से ईद मिलन और सीनियर अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह रखा गया था। देखिए, वैसे तो ये ईद मिलन का प्रोग्राम था और सम्मान समारोह का प्रोग्राम था, लेकिन दी बार एसोसिएशन वक्फ जो कि वकीलों की संस्था है, वकीलों की तरह बनाई गई है और वकील इसमें पदाधिकारी हैं, तो इसके अंदर ही जाहिर सी बात है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। तो देखिए, वक्फ ये चर्चा हुई और इसके अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ लेके आए थे। मैंने भी जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो मैंने इस बारे में बताया कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ क्यों है। हमारा कहना ये है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 26 को वायलेट करता है और ये जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और मुस्लिम समुदाय जो है इसको कतई जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या लगता है सर, जब ये हाल ही के अंदर जो दरगाह दीवान है अजमेर, जैनुल आबिदीन और नसरुद्दीन, उनकी ओर से भी वक्फ बिल को लेकर समर्थन किया गया है उनकी ओर से, क्या कहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं अगर वो समर्थन करें? ठीक है, ऐसा है कि दरगाह दीवान जो है उनका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो दीवान बने रहना चाहते हैं। उनका दीवान का जो मामला है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि सरकार हमारे खिलाफ जाए, इसीलिए उन्होंने उनकी खुद के निजी हितों के लिए उस वक्फ बिल का सपोर्ट किया है। लेकिन एक आम मुसलमान और जितने वक्फ के जानकार हैं वो सारे जो है इस वक्फ बिल के खिलाफ हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसको जो है सड़कों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है और ये कह रहा है कि साहब जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को खुर्द-बुर्द और खुर्द-बुर्द करने वाला है। इसके लिए जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग तंजीमों के जरिए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको 15-16 अप्रैल को उसको सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो देखिए, ऐसा है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाएगा कि ये क्यों जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्या लगता है, अभी कथित रूप से भी बताया जाता है, जनता आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग बताते हैं कि आमतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो गरीबी रेखाओं से जूझ रहे हैं, उनकी ओर से भी बताया जाता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं कि उनके ये यूटिलाइज हो या वक्त को कोई लेकर उनको बेनिफिट है। आमतौर पर आम मुसलमान को कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। देखिए, ये बात सही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का जो बेनिफिट आम मुसलमान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया कि साहब जो है इसमें वक्फ तरमीमी बिल वो लेके आई है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो वक्फ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत है और वक्फ प्रॉपर्टीज का अगर सही तरह से यूटिलाइज किया जाता, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप किया जाता और वक्फ प्रॉपर्टीज से जो इनकम होती उससे गरीबों का भला किया जाता, वो हो नहीं पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को ही खत्म कर दो। अगर ये मतलब अगर होता तो देखिए, ऐसा है कि ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी, वक्फ कमेटियों की जिम्मेदारी थी कि वो वक्फ प्रॉपर्टी से एक आम मुसलमान को फायदा पहुंचाते। लेकिन फायदा पहुंचाने में कुछ कमी रह गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ एक्ट को ही अमेंड कर दें, वक्फ प्रॉपर्टीज को हथिया लें और जो है ये सरासर गलत है। तो सरकार को चाहिए, ये होना चाहिए था कि वक्फ एक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसको वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए किस तरह से आम मुसलमान का, गरीब मुसलमान का फायदा हो सकता है,
वो चीज़ सरकार लेके आती, ये सरकार जो है इस चीज़ को लाने के लिए में विफल रही है। देखिए, ये थे हमारे साथ शाहिद हसन एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन जो बिल है, उस बिल को लेकर भी आज यहाँ इस समारोह के अंदर चर्चा की गई, जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सचिव है फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, और वक्फ चेयरमैन खानू खान बुधवाली भी देखिए, वक्त का कानून मैंने एक थिंकर को पढ़ा था, जो बहुत बड़े थिंकर वर्ल्ड के रहे, अरस्तु। उसने कहा था कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिस तरह से उस संविधान को नोच करके, जिस तरह से दबा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचल करके जो अमेंडमेंट किया, वो एक प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार के जो सबका जो पीएम होता है, सबकी सरकार होती है, वो नहीं दिखा करके केवल एक समुदाय विशेष को राजी रखने के लिए और अकलियत के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाने के लिए कि वक्त की जमीनों वक्त केवल अकलियत के लोगों ने थोड़ी की है। वहाँ के राजा महाराजा नवाब जिस जिस सूबे के एरिया के लोग थे, वहाँ के दूसरे जो इस पसंद के जो लोग थे, जिस दानदाताओं की जिसकी इच्छा थी, ये उनकी जमीनें थी। ये देखिए कुछ लोग, देखिए कुछ किसी ने क्या किया वो तो सारी मीडिया को पता है, किसी ने सारी चीज सबको पता है। किया तो क्या आज वो सुखी हैं? क्या उनको केवल 1.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिलने से काम चल जाएगा? क्या उस वक्त में उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, क्या मरने के बाद उस कब्रिस्तान की उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या उसका हिसाब नहीं देंगे वो? क्या उन्होंने ये ताम्र पत्र ले लिया कि मैं फलां का बेटा हो गया तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है? इसलिए हर इंसान को, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको मंदिर, अपनी आस्थाओं की पूजा और आखिरत की पूजा, आखिरत के लिए भी जगह चाहिए। तो केवल अकलियत के लिए नहीं, और सुप्रीम जो सम्मानीय न्यायालय में जो अपील के लिए जो लोग गए, हमें उम्मीद है भारतीय न्यायालय में भी इस प्रजातंत्र में निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। मुस्तकबिल कब कैसे होगा? आप जिस चैनल में काम करते हो, अगर आपको बेसिक सैलरी नहीं मिल रही तो आपका मुस्तकबिल कैसे होगा? जब अकलियत के लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्कॉलरशिप जो पढ़ने के नाम के बंद कर दी, राजीव गांधी स्टडीज जो फीस वो बंद कर दी, आपने मुसाफिर जो बने हुए थे मदरसे वगैरह, उनकी आपने स्कॉलरशिप और सारे फंड बंद कर दिए। पीसीआर जो उर्दू की जो वहाँ सेंट्रल वक्फ जो थी वो काउंसिल, उसको आपने बंद कर दी। तो क्या इस वक्त की जमीन को बेच करके क्या अकलियत के लोगों को आप बेनिफिट देना चाहते हो? ये वक्त की जमीन और देवस्थान की वक्त जमीन केवल, आपको भी बता दो मीडिया को, नॉट फॉर सेल, दोनों को नाबालिग माना गया। नाबालिग एज पर एक्ट कभी भी रजिस्ट्री नहीं करा सकते। तक डर के क्यों नहीं करने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए? कैसे नहीं करना चाहिए? वो लोग कह रहे हैं जिनका जो स्वार्थ के लिए जो इसके नाम पे दाना खा रहे हैं, जो बीजेपी के नाम पे कमा के खा रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। आज आप मीडिया में अच्छी बाइट लेके नहीं जाओगे तो दूसरे दिन आपका ऑनर आपको निकाल देगा। तो क्या हम हमारे वक्त की जमीन को लिए, हम हमारे मुद्दे के लिए नहीं लड़े? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।